हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं बिहार सनी। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अपनी ऑनलाइन क्लासेज हैं, उनमें आज का बिंदु अपना रहेगा वो है उपसेशनजी यौगिकों में रंग। यानी उपसेशनजी यौगिक होते हैं वो रंगीन होते हैं या फिर रंगहीन होते हैं। इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे कि कौन से यौगिक रंगीन होंगे, कौन से यौगिक रंगहीन होंगे। अगर सवाल आए तो किस प्रकार से आएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, इनके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखो होता क्या है, जब उपसहसंयोजी यौगिक हैं या संकुल यौगिक उपसहसंयोजी यौगिक या यौगिकों को जब उपसहसंयोजी यौगिकों को श्वेत प्रकाश का मतलब रंगहीन श्वेत प्रकाश में रखा जाता है। यानी हमने क्या है, हम पढ़ेंगे कलर की बात कर रहे हैं। कलर में हमने कहा है जब उपसहसंयोजी यौगिकों को श्वेत प्रकाश में रखा जाता है तो श्वेत प्रकाश में रखा जाता है तो कुछ भाग, यानी श्वेत प्रकाश का कुछ भाग, जो श्वेत प्रकाश है उसका कुछ भाग है वो संकुल यौगिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। संकुल यौगिक द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है। अब जो अपने को जिस कलर का प्रकाश का अवशोषण हुआ है, या मैं कहूं जिस कलर का प्रकाश का संकुल यौगिक ने अवशोषण किया है उसका पूरा कलर अपने को दिखाई देता है। तो हम क्या लिखेंगे कि जो संकुल यौगिक का रंग है वो क्या लिखेंगे, संकुल यौगिक का रंग, संकुल यौगिक का रंग, संकुल यौगिक का रंग अवशोषित प्रकाश का पूरक रंग, अवशोषित प्रकाश का पूरक रंग के समान होता है, पूरक के समान होता है, पूरक के समान होता है। ठीक है। अब देखो इसमें हमने कुछ नहीं कहा, इसमें केवल हमने थ्योरी की बात की है। थ्योरी में हमने ये कहा कि जब संकुल यौगिक पे से श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है या संकुल यौगिक को श्वेत प्रकाश में रखा जाता है तो संकुल यौगिक द्वारा कुछ प्रकाश का अवशोषण कर लिया जाता है। यानी संकुल यौगिक द्वारा क्या है, जो श्वेत प्रकाश है उसका कुछ भाग अवशोषित कर लिया जाता है। और अवशोषित करने के पश्चात संकुल यौगिक है उसका कलर है वो डिपेंड करेगा अवशोषित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर, या अवशोषित प्रकाश का पूरा कलर अपने को दिखाई देता है। ठीक है। देखो इसमें होता क्या है कि इसमें जैसे मान लो हम संकुल यौगिक की बात करें, संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु है। परमाणु के डी कक्षक, परमाणु के क्या है, डी कक्षक दो भागों में विभाजित होते हैं। डी कक्षक हैं दो प्रकार के होते हैं, डी कक्षक कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से, हम कहेंगे एक होता है T2G होता है और एक होता है EG होता है। T2G की ऊर्जा क्या होती है, निम्न ऊर्जा। ये तो क्या है, कम ऊर्जा वाले होते हैं, निम्न ऊर्जा वाले कक्षक। ये कैसे बेटा, जिनकी ऊर्जा क्या होती है कम, यानी निम्न ऊर्जा वाले कक्षक हैं। और ये क्या है, इनकी ऊर्जा क्या होती है, उच्च ऊर्जा वाले कक्षक। क्लियर।
अपने पास ये तो क्या है, निम्न ऊर्जा वाले कक्षक है, ये कैसे हैं, उच्च ऊर्जा वाले कक्षक हैं। जैसे मान लो अपने पास हम कहें ये अपने पास क्या है, डी कक्षक है, जिनकी ऊर्जा क्या है, लगभग समान। इनका जब विपाटन होगा तो विपाटन से क्या होगा, दो भागों में विभाजित हो जाएंगे, एक तो कम ऊर्जा वाले कक्षकों में, एक ज्यादा ऊर्जा वाले कक्षकों में। जैसे ये कहें और ये, यहां हम कहेंगे अष्टफलकीय कंपाउंड है तो हम कहेंगे Eg आएगा यहाँ तो, और यहाँ हम कहेंगे T2G है, और ये इनका क्या है, बेरिसेंटर है, ऊर्जा तल है। ठीक है, इसको तो हम क्या बोलेंगे, T2G, और इसको बोलेंगे Eg। इसकी ऊर्जा क्या है, उच्च ऊर्जा तल है, और ये क्या है, इनकी ऊर्जा क्या है, निम्न ऊर्जा है। इनकी ऊर्जा क्या है, निम्न है, और एक ऊर्जा क्या है, उच्च है। ठीक है, अब जैसे मान इसमें क्या होता है कि इनमें जो ये क्या है, डी कक्षक है, और इन डी कक्षकों में उपस्थित जो एग्निक इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ एग्निक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश से श्वेत प्रकाश ग्रहण करेगा, और ग्रहण करके यहाँ से यहाँ तक क्या करेगा, गति कर लेगा। यहाँ से यहाँ तक उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा, यानी जो ग्राउंड स्टेट में था वो प्रकाश का अवशोषण करके उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। उत्तेजित अवस्था में आकर क्या होगा, T2G से कहां चला गया, Eg में चला गया। अब अपने को याद ही रखना है T2G कौन सा है, डी कक्षक है, ये भी क्या है, डी है, तो डी से डी में चला गया। निम्न ऊर्जा वाले जो डी कक्षक है उनसे उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षकों में क्या हो गया, उसका संक्रमण हो गया, और उसी को क्या बोलते हैं, डीडी संक्रमण कहा जाता है। क्या कहते हैं, डीडी संक्रमण कहा जाता है। और इस डीडी संक्रमण के कारण ही संकुल यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं। किसके कारण, डीडी संक्रमण के कारण ही संकुल यौगिक अपने को कैसे दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। कैसे, देखो दोबारा समझना, एक चीज एक बार इसको दोबारा ध्यान देना। बात ये है, हमने लिखा जब उपसंहरित यौगिकों को श्वेत प्रकाश में रखा जाता है तो कुछ भाग या श्वेत प्रकाश का कुछ भाग है वो क्या है, संकुल यौगिकों द्वारा, श्वेत प्रकाश का कुछ भाग संकुल यौगिकों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। फिर क्या है, संकुल यौगिकों का रंग अवशोषित प्रकाश का पूरक के समान होता है। अवशोषित प्रकाश है उसका पूरक कलर है, उसके समान क्या होता है, संकुल यौगिकों का रंग होता है। ठीक है, फिर क्या लिखा, संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक के दो भाग होते हैं। डी कक्षक है वो ऊर्जा तल के आधार पर दो भागों में उनको विभाजित कर रखा है। कौन कौन से, एक तो T2G और एक कौन से हैं, Eg है। T2G की ऊर्जा क्या होती है, निम्न या नीच कम होती है, और Eg की ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है, उच्च होती है। अब इसमें क्या कहेंगे, हमने कहा कि जो जैसे मान लो अपने पास डी कक्षक है, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं, ये एक एग्निक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये क्या भरा जाएगा, ये एग्निक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो अवशोषित प्रकाश है उसको ग्रहण करके कहां चला जाएगा, T2G से किस में चला जाएगा, Eg में चला जाएगा। T2G से कहां संक्रमण कर गया, Eg में चला गया। अब देखो ध्यान देना, T2G भी क्या है, डी कक्षक है। T2G भी कैसे है, डी कक्षक है, और Eg भी कैसे है, डी कक्षक है। दोनों ही क्या है, डी का ना, तो डी से डी में चला गया। डी से डी में तो हम क्या ले, आना जाना क्या बोलते हैं, संक्रमण बोलते हैं। तो डी संक्रमण हो गया, और इसे डी संक्रमण के कारण ही क्या होता है, संकुल यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं। डी संक्रमण के कारण ही क्या होता है, संकुल यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान देनी थी, ये चीज अपने को समझना था। अब इसको क्या करें हम, एग्जाम्पल की सहायता से एक बार इसको समझाने का प्रयास करते हैं। एक बार एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हम क्या कहें, दोबारा से इसी चीज को रिपीट करने का प्रयास कर लेते हैं। हमने अभी कहा डीडी संक्रमण, आपसे पूछा जाए कि डीडी संक्रमण क्या होता है, ये पूछा जाए कि डीडी संक्रमण क्या होता है, आप क्या कहोगे कि एग्निक इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षकों से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षकों में ऊर्जा ग्रहण करके, ऊर्जा का अवशोषण करके संक्रमण कर जाते हैं, उसे डीडी संक्रमण कहा जाता है। ठीक है, यानी कई दफा पूछ लेते हैं डीडी संक्रमण क्या है, कई दफा पूछ लेते हैं डीडी संक्रमण क्या है। इसमें हम क्या लिखेंगे कि संकुल यौगिक
संकुल यौगिकों के केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक कौन से हैं? D2G से ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक कौन से हैं बेटा? आप कहोगे EG कक्षक में स्थानांतरित हो जाते हैं जिसे DD संक्रमण कहते हैं। ठीक है बेटा, अपने से कई दफा पूछे DD संक्रमण का क्या अभिप्राय है? आप ये कहोगे कि संकुल यौगिकों के केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक यानी D2G से ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक यानी EG में स्थानांतरित हो जाते हैं जिसे DD संक्रमण कहा जाता है। साथ में इसमें क्या बना दोगे? एक क्या है ये DD संक्रमण के लिए क्या है? डी कक्षक बना दोगे। साथ के साथ कैसे? आप ये कहोगे ये अपने पास क्या है? डी कक्षक है जिनकी ऊर्जा क्या है? एक समान है। समरस कक्षक है समान ऊर्जा वाले। इनमें क्या है? इनको दो भागों में यानी विभाजन के दौरान दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। दो भाग कौन कौन से? ये तो हो गया EG और ये हो गए T2G। इनको तो क्या बोलेंगे? T2G बोलेंगे और इसके बोलेंगे EG। ठीक है, ये कौन से हैं? डी कक्षक है। ठीक है, डी कक्षक में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो यहां से ये कौन सा है? निम्न ऊर्जा वाले। कौन से हैं? निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षक। इनकी ऊर्जा कैसी है? निम्न ऊर्जा है यानी कम ऊर्जा वाले क्या है? T2G कक्षक है। यहाँ की इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ऊर्जा ग्रहण करेंगे। और उच्च ऊर्जा वाले ये कौन से हैं? उच्च ऊर्जा वाले किसमें? EG कक्षकों में स्थानांतरित हो जाएंगे। इसी घटना को क्या बोलेंगे? DD संक्रमण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहता है? DD संक्रमण कहा जाता है। और DD संक्रमण के कारण ही संकुल यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं। कई दफा पूछ लेते हैं संकुल यौगिकों के रंग की व्याख्या किस प्रकार से कर सकते हैं? तो आप कहोगे DD संक्रमण के कारण या DD संक्रमण की सहायता से संकुल यौगिकों के रंग की व्याख्या कर सकते हैं। फिर पूछा DD संक्रमण क्या होता है? तो उस कंडीशन में आप कहोगे संकुल यौगिकों के केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक यानी T2G से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक यानी EG में क्या है? ऊर्जा ग्रहण करके क्या स्थानांतरित हो जाते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? DD संक्रमण कहा जाता है। फिर ये बना देंगे ये DD संक्रमण का निशान यानी हम कहेंगे चित्र बन जाएगा यानी डी कक्षक क्या विभाजन आ जाएगा। ठीक है, अब इससे संबंधित सवाल कैसे आता है उनकी हम बात करेंगे कि इनसे संबंधित सवाल किस प्रकार से आता है। DD संक्रमण यानी मैं ऐसा कहूं संकुल यौगिकों के रंग से संबंधित जो सवाल है वो किस प्रकार का होता है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उसकी चर्चा हम आसानी से कर लेंगे। देखो सवाल अपने पास ये आ जाए कि एक सिंपल सा सवाल है
क्या आप यहां लिखोगे TiH2O6 3+, रंगीन होता है क्यों? ठीक है, रंगीन होता है क्यों? ठीक है, इसी प्रकार से एक सवाल और बन जाए, क्या Ti3+ रंगीन होता है जबकि Ti4+ रंगहीन क्यों? रंगहीन होता है क्यों? ऐसे सवाल आ जाए तो आप उत्तर कैसे दोगे? ठीक है, इन सवालों का आप लोगों को उत्तर देना है कि किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उनका उत्तर हमारे लिए करें। तो देखो, सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन का उत्तर हल करते हैं। TiH2O6 3+ रंगीन होते हैं क्यों? सबसे पहला काम बेटा, आप आंसर लिखो और पहले क्वेश्चन का उत्तर दो। तो पहला क्वेश्चन का संकुल क्या है? Ti दे रखा है, H2O दे रखा है, 6 दे रखा है, 3+ दे रखा है। इसका ऑक्सीकरण अंक निकाल लीजिए। ऑक्सीकरण अंक से अपने को स्पष्ट पता चल रहा है ये तो उदासीन है, तो कैसा हो गया? 3+ है। टाइटेनियम का ऑक्सीकरण अंक कितना है? Ti3+ कंडीशन में। क्लियर? अब अपने पास इसका नाम भी लिख लेते हैं। नाम लिखने में क्या रहेगा? हेक्सा। 6 के लिए क्या गया? हेक्सा। इसका नाम क्या होता है? जल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक्वा। फिर क्या लिखेंगे? टाइटेनियम। टाइटेनियम, फिर कोष्टक लगाएंगे, क्या लिखेंगे? थर्ड, और फिर क्या लिखेंगे? आयन। ये इसका क्या हो गया? नाम हो गया। अब इतना होने के बाद में आप क्या करोगे? Ti3+ का इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखने से पहले Ti का इलेक्ट्रॉन टाइटेनियम कितने बनाता है? स्केडियम 21 नंबर पे, टाइटेनियम 22 नंबर पे। 22 नंबर पे आता आप लिखोगे आर्गन 18, 4s2 और 3d2। ये क्या हो गया? 22 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब आपको क्या करना है? टाइटेनियम 3+ की बात करनी है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने का। 3 का 2 तो s वाले चले जाएंगे, बाहरी कोष वाले, और एक अंदर वाले चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आर्गन 18, 4s0, 3d1। ये क्या हो गया अपने पास? क्या हो गया अपने पास? एक एल्कीन इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में उपस्थित है। ठीक है, अब अपने पास करना क्या है? हम बनाएंगे इसको। ये इसके डी कक्षक है, यानी विपाटन से पूर्व के कक्षक हैं जिनका क्या ऊर्जा लगभग समान है, तो क्या है? डी कक्षक है। अब ये क्या करेंगे? हम कहेंगे ये 2 भागों में विभाजित करते हैं। क्लियर? ये तो कौन से हैं? Eg, और ये कौन से हैं? होगा T2G। क्लियर? अपने पास इनका एनर्जी वेव कितना है? 10 dq के बराबर है। एनर्जी ऊर्जा अंतराल कितना है? 10 dq के बराबर है। इसमें देखो d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 है। आप यहां भरोगे 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कम ऊर्जा वाले में रह जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऊर्जा ग्रहण करके कहां चला जाएगा? उच्च ऊर्जा वाले Eg में चला जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे हम? dd संक्रमण। क्या बोलेंगे? dd संक्रमण कहा जाएगा। और इस dd संक्रमण के कारण कैसा है? रंगीन दिखाई देता है। ये लगभग क्या होता है? 5000 एंगस्ट्रॉम की ऊर्जा ग्रहण करता है। कैसे का कितनी करता है? लगभग 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की एनर्जी क्या करता है? ग्रहण करता है। इसके कारण कैसा आपको बैंगनी कलर का नजर आता है। कैसा आता है? ये बैंगनी कलर का आपको नजर आएगा। कैसा होगा? बैंगनी कलर का अपने पास कैसा नजर आएगा? बैंगनी कलर का नजर आता है। ठीक है, तो आप इसका उत्तर क्या दोगे? इसमें क्या है? एक एल्कीन इलेक्ट्रॉन है। एल्कीन इलेक्ट्रॉन होने का क्या? dd संक्रमण संभव है, इसलिए क्या आसान से रंगीन दिखाई देगा, कलरफुल दिखाई देगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? Ti3+ रंगीन। इसकी व्याख्या हम कर चुके, क्योंकि dd संक्रमण संभव है, इसमें dd संक्रमण पाया जाता है, जबकि Ti4+ रंगीन होता है। Ti4+, यहाँ 3+ के स्थान पर क्या करते हैं बेटा? 4+ कर रहे हैं, तो 4+ की कंडीशन में क्या है? आर्गन 18, 4s0, 3d भी क्या है? 0। d में 0 इलेक्ट्रॉन है, और d में जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या
क्या संक्रमण नहीं होगा, dd संक्रमण नहीं होगा, तो आप इसमें क्या कहोगे Ti4 में एटॉमिक इलेक्ट्रॉन है इसलिए dd संक्रमण नहीं पाया जाता है, इसका ये क्या होता है रंगहीन होता है। जबकि Ti3+ में क्या है एक एटॉमिक इलेक्ट्रॉन है, इसका इसमें dd संक्रमण पाया जाता है। तो इसका पहले का उत्तर अपने पास समझ में आ गया। सेकंड का उत्तर की बात कर लेते हैं। ये तो पहले का उत्तर हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन के उत्तर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, देखो सेकंड का उत्तर हमने तो ये पूरी बातें जानने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। हम क्या लिखेंगे पहले Ti3+ का इलेक्ट्रॉन यहां लिखेंगे 3+ का है, आप क्या लिखोगे आर्गन 18 4s0 3d1। Ti4+ का भी लिख लो, क्या लिखोगे आर्गन 18 4s0 3d0। क्लियर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता चल गया। क्या Ti3+ में आप उत्तर लिखोगे क्योंकि Ti3+ में एक एटॉमिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है जिससे यह dd संक्रमण प्रदर्शित करता है। इसी कारण Ti3+ रंगहीन होता है, जबकि Ti4+ में एटॉमिक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसी कारण यह रंगहीन होता है। ठीक है, इतना सा उत्तर है इसका। क्योंकि Ti3+ में तो क्या होता है एक एटॉमिक इलेक्ट्रॉन पैदा जो क्या है dd संक्रमण प्रदर्शित करता है, dd संक्रमण शो करता है, इसमें एटॉमिक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ही नहीं, तो dd संक्रमण नहीं होगा, इसका ये कैसा होगा रंगहीन होता है। ठीक है, इस प्रकार से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, संकुल यौगिकों में कलर की व्याख्या हो गई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, इसी में एक जस्ट छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं साथ में। वो टॉपिक क्या है उसकी बात हम कर लेते हैं। देखो हम बात करेंगे संकुल यौगिकों के स्थायित्व की बात करेंगे। इसी में नेक्स्ट टॉपिक क्या लेंगे संकुल यौगिकों में स्थायित्व की हम बात चर्चा कर लेते हैं। संकुल यौगिकों में स्थायित्व की हम बात कर लेते हैं कि क्या संकुल यौगिक स्थायी होते हैं और अगर है तो उनकी स्थायित्व की व्याख्या हम किस प्रकार से कर सकते हैं। यानी संकुल यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या अपने को करनी है। तो पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, वो है संकुल यौगिकों का स्थायित्व है। यह अपना एक बिंदु हो जाएगा जिसका नाम है संकुल यौगिकों का स्थायित्व है। छोटा सा बिंदु है, इजी वे में हम आराम से समझा सकते हैं। स्थायित्व का मतलब यहाँ अभिप्राय है सगुणन क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु से कौन से बंध द्वारा जुड़े होते हैं और क्या इसका मतलब है, यानी इसका अभिप्राय। स्थायित्व का मतलब क्या होता है, स्थायित्व का अभिप्राय क्या होता है, स्थायित्व का अभिप्राय क्या होता है कि ये संकुल यौगिकों में किस प्रकार से सगुणन होता है या किस प्रकार से सगुणित होते हैं। ठीक है, यानी सगुणन का इसका अभिप्राय है, सगुणन है। सगुणन का मतलब आपस में जुड़े हुए किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, किसी भी संकुल यौगिकों में स्थायित्व की व्याख्या है, स्थायित्व के बारे में हम उसके स्थायित्व स्थिरांक की सहायता से कर सकते हैं। स्थायित्व की व्याख्या, स्थायित्व स्थायित्व स्थिरांक की सहायता से कर सकते हैं।
कैसे? अगर मान लो स्थायित्व स्थिरांक का मान, स्थायित्व स्थिरांक है वो समानुपाती होगा स्थायित्व के, यानी इसका मान जितना ज्यादा होगा संकुल उतना ही क्या होगा, ज्यादा स्थायी होगा। यानी स्थायित्व स्थिरांक का मान डिपेंड करेगा कि संकुल यौगिक स्थायी होगा या नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक बात कर लेता हूं कि मेरे पास एक संकुल कंपाउंड का निर्माण की बात कर लेता हूं कि एक संकुल यौगिक है उसका फॉर्मेशन की बात कर लेता हूं कि मेरे पास, इसके समझाने के लिए मैं कहता हूं ये मेरे पास कोई केंद्रीय धातु परमाणु है। एम का मतलब होता है मेटल, एम का अभिप्राय क्या होता है बेटा, मेटल होता है। ये मेरे पास एक मेटल धातु है यानी केंद्रीय धातु परमाणु है। इससे 4 लिगेंड क्या करता हूं, उपसहसुदी बंध द्वारा जोड़ देता हूं, उपसहसुदी बंध बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, जुड़कर क्या है, MF4। ये क्या है, एक संकुल कंपाउंड है, संकुल यौगिक है। ठीक है, ये कैसा है, एक संकुल यौगिक है। अब देखो संकुल यौगिक है तो अपने पास हमने ज्ञान पढ़ा था द्रव्य अनुपाती क्रिया, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या था, स्थायित्व स्थिरांक बराबर होता है उत्पाद बटे अभिकारक, या साम्य स्थिरांक, या स्थायित्व स्थिरांक है, साम्य स्थिरांक बोल दो, इसी को हम स्थायित्व स्थिरांक में बराबर क्या होता है, उत्पाद बटे अभिकारक। क्लियर? यहां पर उत्पाद क्या है, Ml4 बटे क्या है, Ml4। ये अपने पास क्या, इसका किसका मान है, स्थायित्व साम्य स्थिरांक, स्थायित्व स्थिरांक हम Ks के द्वारा व्यक्त कर देंगे। ठीक है, किसके द्वारा, Ks के द्वारा। K का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, S का मतलब क्या हो गया, स्थायित्व बोल दो, स्टेबिलिटी बोल दो, उसकी बात हम करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, Ks के सीधा समानुपाती क्या होगा, इसके समानुपाती क्या हो जाएगा, स्थायित्व हो जाएगा। यानी स्थायित्व है वो सीधा समानुपाती किसके होगा, Ks यानी साम्य स्थिरांक के, या मैं ऐसा कह दूं स्थायित्व साम्य स्थिरांक के समानुपाती होता है। इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी संकुल उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। इसकी वैल्यू जितनी कम आएगी संकुल भी उतना ही क्या हो जाएगा, कम स्थायी होता है। ठीक है, अब ये स्थायित्व स्थिरांक है वो मुख्य रूप से डिपेंड करता है केंद्रीय धातु परमाणु है उसके ऊपर, ऑक्सीजन अवस्था पर उसके ऑक्सीजन अवस्था क्या है, आयन की प्रकृति क्या है, उसका आकार क्या है, लिगेंड की प्रकृति क्या है, किनेटिक लिगेंड है या नहीं है, किनेट लिगेंड की उपस्थिति पर डिपेंड करता है। ये क्या है, स्थायित्व स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक कौन से बेटा, पहला तो क्या है, प्रभावित करने वाले कारकों, पहला कारक क्या लेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का आयन या ऑक्सीजन अवस्था, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था या आयन। दूसरा हम लेंगे लिगेंड की प्रकृति, लिगेंड की प्रकृति। तीसरा हम लेंगे किनेटीकरण। किनेटीकरण का मतलब है कि अगर एक सामान्य लिगेंड युक्त संकुल कंपाउंड है और एक अपने पास लिगेंड युक्त संकुल कंपाउंड है, तो इन दोनों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो किलेट वाला ज्यादा स्थायी रहेगा बजाय क्या है, सामान्य लिगेंड युक्त संकुल कंपाउंड से, क्योंकि किलेट में क्या होता है, एक वलय होती है और वलय में क्या होता है, स्थायित्व प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस प्रकार से बेटा हम संकुल यौगिकों की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, आपको इस टॉपिक को आसानी से समझना है। थैंक यू।